हेलो फ्रेंड्स, द मूवी मैन शो में आप सबका स्वागत है। सिंड्रेला मैन जेम्स जे ब्रैडॉक के संघर्ष की एक सच्ची कहानी है, जिसमें जेम्स को अपने बुरे हालात से लड़ते हुए दिखाया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी में मिल्खा सिंह लड़ रहा था। और दोनों फिल्मों की सबसे अच्छी बात ये थी कि जिन स्पोर्ट्स पर्सन की रियल स्टोरी पे ये मूवीज बनाई गई थी, उन्हें बॉक्स ऑफिस की कमाई से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका मकसद लोगों तक सिर्फ एक मैसेज पहुंचाने का था, ना कि इससे पैसे बनाने का। तो आइए देखते हैं डायरेक्टर रॉन हॉवर्ड की एक शानदार पेशकश, सिंड्रेला मैन। ये कहानी साल 1928 से शुरू होती है, जब न्यू जर्सी शहर में जेम्स जे ब्रैडॉक नाम का एक आयरिश अमेरिकन बॉक्सर लाइट वेट टाइटल के लिए फाइट कर रहा होता है, जिसमें ब्रैडॉक टफी ग्रिफिथ्स को हराकर लाइट वेट टाइटल का खिताब अपने नाम कर लेता है। ब्रैडॉक अपने 24 साल की उम्र में ही बॉक्सिंग में काफी तरक्की कर चुका था और पूरे न्यू जर्सी शहर में काफी पॉपुलर हो चुका था। ब्रैडॉक का बॉक्सिंग ही कैरियर था जिससे उसका घर चलता था, जिसमें उसकी वाइफ और 3 छोटे छोटे बच्चे थे। ईयर 1929 में ब्रैडॉक को हैवीवेट टाइटल के लिए फाइट करने का एक सुनहरा मौका मिलता है, पर इस फाइट में ब्रैडॉक का राइट हैंड बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उसके बाद से न्यू जर्सी की शान जेम्स जे ब्रैडॉक का बुरा वक्त शुरू हो जाता है, और साथ ही यूएस का भी, क्योंकि ठीक इसी दौरान यूएस भी ग्रेट डिप्रेशन की मार झेल रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश हो चुका था, जिसमें बड़े बिजनेसमैन से लेकर आम पब्लिक तक का पैसा डूब गया था। और देखते ही देखते प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होते गई, फैक्ट्रीज बंद होते गई, पब्लिक ने बैंक से सारे पैसे निकालना शुरू कर दिए, जिससे बैंक्स भी कंगाल होते गए और पूरे अमेरिका में करोड़ों की संख्या में बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया और कुछ लोगों ने काम की तलाश में अपना शहर बदल लिया। इधर हाथ में चोट लगने के बाद भी ब्रैडॉक बॉक्सिंग नहीं छोड़ता और कोशिश करता रहता है, पर उसकी ये कोशिश ज्यादा समय तक लोगों को आकर्षित नहीं कर पाती, क्योंकि उसे पंच करने में काफी तकलीफ हो रही थी, जिससे बॉक्सिंग मैनेजमेंट को नुकसान हो रहा था। और वो एक दिन ब्रैडॉक को बॉक्सिंग से रिटायरमेंट लेने के लिए कह देते हैं, और ना चाहते हुए भी ब्रैडॉक को बॉक्सिंग छोड़नी पड़ती है। अब क्योंकि ब्रैडॉक का भी शेयर मार्केट में काफी नुकसान हो चुका था, इसीलिए उसके पास बहुत ही लिमिटेड सेविंग्स रह गई थी, जिससे कुछ महीनों तक तो उसकी फैमिली का गुजारा चल गया, पर धीरे धीरे उसकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई और एक दिन वो रोड पे आ गया। एक्चुअली रोड पे तो नहीं, पर हालात लगभग रोड पे आने जैसे ही हो गए थे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, ग्रोसरीज, इवन खाने तक के पैसे नहीं हो पा रहे थे। इसी बीच ब्रैडॉक का बेटा बुचर शॉप से कुछ खाने का सामान चुरा लेता है, जिस बात पे ब्रैडॉक उससे काफी नाराज होता है और अपने बेटे से वो सामान वापस करवा कर उसे समझाता है कि हम आज जिस स्थिति में हैं, बाहर इससे भी ज्यादा खराब स्थिति है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम चोरी करना शुरू कर दें। ब्रैडॉक अब अपने इंजर्ड हाथ के साथ ही डॉकयार्ड में मैनुअल लेबर का काम शुरू कर देता है, जहां लोडिंग अनलोडिंग का काम किया जाता था और जरूरत के हिसाब से ही लोगों को चुना जाता था, जहां ब्रैडॉक को कभी कभार काम मिल जाया करता था। इधर ब्रैडॉक के घर के हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। उसके घर की इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी और ठंड भी बढ़ते जा रही थी, जिससे उसके बच्चे बीमार हो रहे थे, और ये वक्त उसकी लाइफ का सबसे बुरा वक्त था। एक बार डॉकयार्ड से काम के बाद ब्रैडॉक जब वापस अपने घर पहुंचता है, तो उसे उसके बच्चे घर में नहीं मिलते, क्योंकि उसकी वाइफ ने पहले ही उन्हें अपने रिलेटिव्स के यहाँ भेज दिया था, जिस बात पे ब्रैडॉक अपनी वाइफ पे काफी गुस्सा करता है, क्योंकि उसने अपने बेटे से ये प्रॉमिस किया था कि वो किसी भी हाल में उनका ख्याल रखेगा और रिलेटिव्स के यहाँ भेजने की नौबत नहीं आने देगा। ब्रैडॉक खुद को अपनी वाइफ और बच्चों के नजरों में फेल होता देख काफी दुखी होता है और एक कैथोलिक वर्कर मूवमेंट के पास मदद के लिए पहुंचता है, जहां इमरजेंसी जैसे हालात में भूखे और बेघर लोगों को मदद दी जा रही थी, जहां से ब्रैडॉक को कुछ पैसे मिल जाते हैं।
ब्रैडॉक अपने बेटे के इलाज के लिए अपना सब कुछ बेच देता है, पर तब भी उसके पास कुछ पैसे कम पड़ते हैं और अब उसके पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था सिवाय भीख मांगने के, जिसके लिए वो अपने बॉक्सिंग अथॉरिटी के पास पहुंचता है, जहां पैसे मांगते वक्त उसे बहुत शर्मिंदा होना पड़ता है। वहां मौजूद सभी लोग ब्रैडॉक की परेशानी समझते हैं सिवाय 2-4 को छोड़कर, और अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते थे करते हैं, और आखिर में जितने भी पैसे कम पड़ते हैं उसका पुराना मैनेजर जो गोल्ड उसे दिल खोल कर उतने पैसे दे देता है। इन पैसों से ब्रैडॉक अपने बच्चों को वापस घर ले आता है और उनका अच्छी तरह ख्याल रखने लगता है और वापस डॉकयार्ड पे काम के लिए जाने लगता है, जहां से उसे ठीक ठाक पैसे मिलने लगते हैं, और ये सिलसिला लगभग 3 साल तक चलता रहता है। 1933 में जाकर ब्रैडॉक के पास उसका पुराना मैनेजर जो गोल्ड पहुंचता है, जो उसे एक फाइट का ऑफर देता है जिसे जीतने पे $250 का इनाम मिलना था, जिसके लिए ब्रैडॉक मान जाता है। ब्रैडॉक के लिए ये फाइट किसी हैवीवेट चैंपियनशिप की फाइट से कम नहीं थी जो उसके इतने बुरे वक्त में बाई चांस मिली थी। ब्रैडॉक इस फाइट में वर्ल्ड के सेकंड हैवीवेट कंटेंडर कॉर्न ग्रिफिन को अपने लेफ्ट हैंड पंच से 3rd राउंड में ही नॉकआउट कर देता है, और अपने इस तरह के कमबैक से बॉक्सिंग एक्सपर्ट्स और फैंस को हैरान कर देता है। ब्रैडॉक के सॉलिड लेफ्ट हैंड पंच का कारण उसके 3 साल तक डॉकयार्ड में काम करने का नतीजा था। जो गोल्ड ब्रैडॉक के ऐसे कमबैक को देखकर अपने बॉक्सिंग अथॉरिटी के बॉस से ब्रैडॉक को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप टूर्नामेंट में शामिल करने का एक फायदेमंद आइडिया देता है, जिसके लिए बॉस मान जाता है, क्योंकि बॉस को सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था, ना कि ब्रैडॉक से। चैंपियनशिप की फाइट शुरू होने में कुछ ही महीनों का समय रह गया था, इसीलिए जो गोल्ड ब्रैडॉक को कुछ पैसे देता है और उसे मैनुअल लेबर का काम छोड़कर ट्रेनिंग शुरू करने की सलाह देता है। पर ब्रैडॉक की वाइफ मे को इस बॉक्सिंग वगैरह से अब बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि इसी की वजह से ब्रैडॉक का हाथ टूटा था, जिस वजह से उसे बॉक्सिंग से निकाला गया था, और उसी के बाद से उनका बुरा वक्त शुरू हुआ था। फिर वापस वही पुराने दिन आने के डर से मे ब्रैडॉक के मैनेजर जो के घर पहुंचती है, जहां वो जो को खूब सुनाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैनेजर जो ब्रैडॉक का यूज कर रहा है। पर जब उसे पता चलता है कि जो ने अपने घर का सारा सामान ब्रैडॉक की ट्रेनिंग के लिए बेच दिया है, तो वो खुद को बहुत कोसती है और फिर कभी उन्हें बॉक्सिंग के लिए नहीं टोकती। इधर ब्रैडॉक फाइट के लिए जी जान से मेहनत करता है, जिसमें उसकी वाइफ भी उसका पूरा साथ देती है, और फाइनली हैवीवेट चैंपियनशिप का वो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है, जिसमें ब्रैडॉक एक के बाद एक फाइट्स जीतता जाता है और उसे वापस अच्छे खासे पैसे मिलने लगते हैं। और एक दिन ऐसा आता है जब वो उसी कैथोलिक वर्कर मूवमेंट के पास पहुंचता है, जहां से उसने अपने बुरे वक्त में मदद के लिए पैसे लिए थे, जिसे वो वापस तो करता ही है, साथ ही अपनी तरफ से कुछ और पैसे भी डोनेट कर देता है। ब्रैडॉक के ऐसे अंदाज को देखकर डेमन रोनियन नाम का एक स्पोर्ट्स राइटर ब्रैडॉक को सिंड्रेला मैन नाम देता है और उसके ऊपर एक आर्टिकल भी लिखता है, रैग्स टू रिचेस। इसी बीच शहर में कुछ ऐसे भी बिजनेसमैन थे जो एक पैसा तक डोनेट करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, और ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं, फिर चाहे वो ऊंची बिल्डिंग से बना न्यूयॉर्क शहर हो या अफ्रीका का कोई छोटा सा गांव। खैर 1934 में हैवीवेट चैंपियनशिप की फाइनल फाइट के पहले ब्रैडॉक को 2 फाइटर्स को और हराना था, एक जॉन हेनरी लुइस जिसे ब्रैडॉक नॉकआउट से हरा देता है, और दूसरा आर्ट लेस्की जिसके साथ फाइट में ब्रैडॉक उसकी नाक तोड़ देता है, और 15 राउंड के इस मैच में भी ब्रैडॉक की ही जीत होती है। और फिर ब्रैडॉक का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जहां उसकी वाइफ को पता चलता है कि मैक्स बेयर नाम का एक हैवीवेट चैंपियन जिससे ब्रैडॉक की फाइनल फाइट होने वाली है, उसने पहले 2 बॉक्सर्स को रिंग में फाइट करते वक्त मार गिराया है, जिस बात से मे काफी शॉक्ड रह जाती है। इधर बॉक्सिंग अथॉरिटी का बॉस
ब्रैडॉक को मैक्स बियर से जान के खतरे के बारे में पहले ही बता देता है और उसे मैक्स बियर की वही खूंखार फाइट दिखाता है जिसे देखकर डरने के बजाय ब्रैडॉक उसके बॉक्सिंग स्टाइल को समझ लेता है और अपने बॉस को फाइनल फाइट की तैयारी करने को कहता है। रात को एक होटल में डिनर के वक्त ब्रैडॉक की फैमिली का सामना मैक्स बियर से होता है, जहां मैक्स ब्रैडॉक को ये फाइट छोड़ने को कहता है और उसकी वाइफ पे टॉन्ट भी मारता है, जिस बात से गुस्सा होकर मे उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और वहां से चली जाती है। मैक्स बियर ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ब्रैडॉक को एक मजाक समझ रहा था जो चलता फिरता फाइनल्स तक पहुंच गया है, पर उसे नहीं पता था कि ब्रैडॉक के लिए ये फाइट उसके एग्जिस्टेंस की फाइट है। फाइनली वो दिन आता है जिस दिन का पूरे न्यू जर्सी शहर को इंतजार था, मैक्स बियर और जेम्स जे ब्रैडॉक की फाइट का, जिस फाइट को देखने के लिए लोग न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क शहर तक आए थे, क्योंकि ब्रैडॉक उन सबके लिए एक उम्मीद था, एक इंस्पिरेशन था और ऐसा लग रहा था जैसे उसकी इस जीत में ही देश के सभी लोगों की जीत है। इधर में जो ब्रैडॉक के लिए काफी परेशान थी, प्रे करने के लिए चर्च पहुंचती है तो उसे फादर से पता चलता है कि वहां मौजूद सभी लोग ब्रैडॉक के जीत के लिए ही प्रे करने यहां आए हैं। 13 जून 1935 न्यूयॉर्क मेडिसन स्क्वायर के रिंग में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां एक तरफ 26 साल का डेडली बॉक्सर मैक्स बियर था और दूसरी तरफ 29 साल का सिंड्रेला मैन, और ये फाइट हिस्ट्री की एक ऐतिहासिक फाइट होती है जिसमें ब्रैडॉक काफी पंचेस सहने के बाद भी 15 राउंड्स तक अपने पैरों पे खड़ा रहता है और हर घूसे के बदले 2 और घूसे दे देता है, और इसी साहस और हिम्मत के साथ ब्रैडॉक ये फाइट जीत जाता है और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लेता है। इसी जीत के साथ मूवी तो यहाँ खत्म होती है, पर कहानी नहीं, क्योंकि रियलिटी में जेम्स जे ब्रैडॉक, जिसका रियल नाम जेम्स वॉल्टर ब्रैडॉक है, 2 साल बाद वापस अपने हैवीवेट टाइटल के लिए जब फाइट करता है तो वो हार जाता है और उस हैवीवेट टाइटल को जीतने वाला जो लुइस होता है, जो जाते जाते ब्रैडॉक के लिए एक बात कह जाता है कि उसने ब्रैडॉक जैसा साहसी फाइटर आज तक नहीं देखा। आगे चलकर हाथों में प्रॉब्लम बढ़ने के कारण ब्रैडॉक बॉक्सिंग छोड़कर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सोल्जर्स को ट्रेन करने का काम करता है और उसके बाद उसी डॉकयार्ड की मशीनरीज खरीद लेता है जहां वो रिसेशन के समय काम ढूंढने जाया करता था और लाइफ टाइम वही काम करता रहता है। इसी बीच मैक्स बियर के फाइट से जीते हुए पैसों से ब्रैडॉक न्यू जर्सी शहर में एक घर खरीद लेता है और अपनी वाइफ और 3 बच्चों के साथ आगे की लाइफ वहीं काटता है। ब्रैडॉक के इस घर के दरवाजे हर उस जरूरतमंद के लिए खुले रहते थे जो रिसेशन की मार से बेघर हो चुके थे, और जितना हो सकता था ब्रैडॉक ने उतना फंड डोनेट भी किया। इस फिल्म में जेम्स जे ब्रैडॉक का रोल रसल क्रो से बेहतर और कौन प्ले कर सकता था, जिसके लिए उसे बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में गोल्डन ग्लो अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया, और उसके मैनेजर जो का रोल प्ले कर रहा पॉल गियामटी, जिसे उसकी शानदार एक्टिंग की वजह से सपोर्टिंग रोल कैटेगरी में एकेडमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया। अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।